नमस्कार, पीएनआई टॉक में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ बैठे हैं खास मेहमान जी, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी भी, जिन्हें स्टेज का बच्चन कहते हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। विनीत जी नमस्कार। नमस्कार पवन जी, नमस्कार। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी सुनने वालों का भी स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम और हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहेंगे। जी, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, दिल्ली का ही मैं रहने वाला हूँ जी। आई वॉज बोर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली ओनली जी। उसके बाद स्कूली शिक्षा और यूनिवर्सिटी का जहाँ तक सवाल है, सभी मेरी शिक्षा जो है दिल्ली से ही हुई है जी। उसके बाद में काफ़ी समय से मैं दिल्ली में ही अपना काम कर रहा हूँ। नोएडा में रहता हूँ आज के समय में। और इसके अतिरिक्त आपने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है, उसका रीज़न भी एक है, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब जी। तो आज की चर्चा हम आपका शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं अमिताभ जी की, जो कि आपके जीवन के प्रेरणा स्रोत हैं। आप उन्हीं को अपना आदर्श मान के चलते हैं। तो उनकी पूजा से लेके उनसे मिलने तक का सफ़र कैसा रहा, वो जानना चाहेंगे। सफ़र तो ये बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत रहा, क्योंकि बच्चन साहब की चाह में बहुत से लोग इस पूरी दुनिया में मौजूद हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इस पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा फ़ैन होंगे तो भगवान कृष्ण के हैं, और कृष्ण भगवान के बाद इस पूरे यूनिवर्स में अगर किसी भी इंसान के सबसे ज़्यादा फ़ैन है तो केवल एक इंसान है, अमिताभ बच्चन साहब। और इस बात के लिए हम सबको गर्व भी है उन पर। रही बात पूजा से लेके मेरा सफ़र जो बच्चन साहब से मिलने तक का है जी, तो बहुत छोटे समय में ही मुझे मालूम चल गया था कि कुछ जुड़ाव तो मेरा इनके साथ है, कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। पर मुझे ये नहीं मालूम था कि किसी दिन एक ऐसा मौका भी आएगा कि जब मैं बच्चन साहब के सामने होगा, उनके रूबरू होगा जी, उनसे ऐसा प्यार मिलेगा। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। जी। ये सब ईश्वर की देन है, वो कृपा ईश्वर की है या बच्चन साहब की कृपा है मेरे ऊपर, और कोई मुझे इसका कोई अतिरिक्त कारण लगता नहीं। तो विनीत जी, आपको कब लगा कि आप उनको इतने करीब से जान पाएंगे? मैं सच बताऊं तो मैंने कभी सोचा नहीं था जी। कि मैं इतने करीब पहुंच पाऊंगा, या मुझे कभी ऐसा मौका भी मिलेगा कि मैं उनके रूबरू होऊंगा, कभी उनसे बात भी कर पाऊंगा। मैंने कभी लाइफ में ये चीज़ प्लान नहीं की थी, सब कुछ चला ही जा रहा था। जी। और अगर ये कुछ हुआ भी तो सब कुछ अपने आप हुआ, अचानक से हुआ, इस सृष्टि ने किया। मैंने शायद उसमें सबसे कम एफर्ट्स किए होंगे तो शायद वो मैं इंसान था जिसने शायद 0 एफर्ट किए थे, लेकिन मैं वहाँ तक पहुँच गया। जी। क्योंकि मुझे वहाँ तक पहुँचना था, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ बीन डेस्टिन्ड बाय द गॉड। तो ये भगवान की मर्जी से हुआ है, मेरा इसमें कुछ नहीं। मुलाकात का अनुभव कैसा रहा? बहुत ही शानदार, बेहतरीन। क्योंकि सदी के महानायक, जब मैं उनसे पहली बार मिला जी, बचपन में, तो शायद मेरे को मौका मिला उनसे मिलने का, क्योंकि मेरे स्कूल के बाहर ही शूटिंग चल रही थी एक बार जी, फिल्म त्रिशूल की। जी। तब मैंने उनको पहली बार देखा था। उसके बाद ऐसे कई मौके आए, मैं देखता रहा। लेकिन उसके बाद मैं जब उनसे रूबरू हुआ तो वो भारत का राष्ट्रपति भवन था जी, जहाँ पे मेरी उनसे भेंट हुई। जी, उसके बाद मैं उनसे शूटिंग के सेट पे मिला। लेकिन शूटिंग के सेट पे जब मैं उनसे मिला, जी, उनसे जो प्रेम मिला वो अद्भुत था। जिस प्रकार से उन्होंने मुझे मौका दिया, बात करने का, अपने पास बुलाया, मैंने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा था, अद्भुत था। और मेरा ऐसे मानना था कि वो तो सदी के महानायक हैं। अगर वो दूर से मुझे हाथ हिला के केवल एक वेव ही कर देते, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो। लेकिन उन्होंने उस शूटिंग में, 20 शूटिंग के अंदर, मुझे जब बीच में ब्रेक होता है, अपने पास बुलाया, एरिना में लिया, मुझसे बात करी, और वो पल मेरे लिए सबसे ज़्यादा यादगार हैं। और मैं समझता हूँ वो जो कृपा बच्चन साहब ने की है वो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जी, मतलब वो अद्भुत पल थे, बेहद बेहद अद्भुत थे वो पल। अच्छा, ए फॉर अमिताभ बच्चन, इसका जन्म कैसे हुआ? ए फॉर अमिताभ जी, ए फॉर अमिताभ, मैं सोचा करता था, बहुत समय से ही मैं सोचता था कि इतने बड़े महानायक, इतना बड़ा नाम, तो कुछ डेडिकेटेड करके कोई ऐसा कोई मुझे करना चाहिए जो अपने आप में एक नाम बने, एक पहचान बने। और मैंने इसके लिए कम से कम 2 से 3 साल तक मैं लगातार सोचा है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा और 4 दिन बाद हमने कोई ऐसा शो निकाल लिया। मैंने इसके ऊपर बहुत गहन विचार किया, और तब जाके इसको हम जमीनी धरातल पर ला पाए। जी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस वर्ष ये शुरू करा, उसके अगले वर्ष ही, मतलब उसके अगला एपिसोड होने से पहले मैं बच्चन साहब के सामने था। उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम, सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ, जिससे कि मुझे वो एनर्जी प्राप्त हुई कि आज वो सफ़र इतना लंबा हो गया है कि हम आज उसका 12वां एपिसोड करने वाले, मतलब हर साल होते होते यहाँ तक हम पहुँच गए। मैंने भी ये सोचा नहीं था, जब स्टार्ट किया था तो लगा इसको शुरू कर रहे हैं, लेकिन इस मुकाम तक हम पहुँचेंगे, उससे पहचान बनेगी। आज
विश्व भर से मुझे फैंस के फ़ोन भी आते हैं, हम बात करते हैं बच्चन साहब के ऊपर जी। और सभी लोगों से बहुत अच्छा प्यार मिलता है, प्रेम मिलता है। जी। खुद बच्चन साहब से मिलना इसी कारण से हुआ कि मैं ए फॉर अमिताभ कर रहा था, या मैं उनके साथ काम करने वाले किन्हीं लोगों के अगर परिचय मेरा हुआ तो उसका रीज़न भी ए फॉर अमिताभ है। जैसे कि राकेश कुमार जी जिन्होंने फिल्म मिस्टर नटवरलाल बनाई या यारना बनाई, उनसे अगर मेरा परिचय भी हो रहा था उसका कारण भी ए फॉर अमिताभ था। चंद्रा बारोड जिन्होंने फिल्म डॉन बनाई, डॉन मेरी फेवरेट फिल्म भी है वैसे, वो भी कारण ये ए फॉर अमिताभ था। इसके अलावा चाहे जावेद अख्तर साहब हो या और तमाम लोग हैं, रीज़न एक ही बना, ए फॉर अमिताभ। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक उपलब्धि है। ए फॉर अमिताभ से पहले और ए फॉर अमिताभ के बाद क्या फ़र्क महसूस होता है विनीत चौधरी में? जो मैंने सोचा नहीं था वो हुआ। ये एक अकल्पनीय सफ़र है, मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी, लेकिन जो प्रेम मुझे लोगों से मिला, जो आशीर्वाद लोगों से मिल रहा है, जो दुलार मिल रहा है आज, तो वो पाकर तो अच्छा लगता ही है। इसमें तो कहने में कोई मुझे संकोच नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। तो विनीत जी, आपको कब महसूस हुआ कि आप साधारण फैन नहीं हैं और आप ये एक जुनून है, एक दीवानगी है अमित जी के लिए? ये एहसास तो मुझे बहुत पहले हो गया था जी। मैं बहुत छोटा था, उम्र छोटी थी, छोटी क्लास में पढ़ता था जी। तो मुझे बच्चन साहब के डायलॉग्स याद हो जाते थे और मैं कोशिश करता था कि मैं उसी प्रकार से उनको बोलूं जैसे बच्चन साहब बोलते हैं। एक डायलॉग था जो अधिकतर मेरे साथ के बच्चों को या मेरी हम उम्र बच्चों को शायद याद भी नहीं थे। जी। याद कीजिए अपना फैसला योर ऑनर, खोलिए अपने अंधे कानून की वो आँखें जो उस दिन मेरी बेगुनाही न देख सकी थी। ये फिल्म अंधा कानून का डायलॉग है, मुझे याद था। तो मैं देखता था कितने बच्चों को ये डायलॉग याद है, किसी को भी नहीं मालूम होते थे। जी। फिर और भी कई डायलॉग थे, तो मैंने सोचा ये औरों के साथ ऐसा क्यों नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जी। मुझे उन्हीं के डायलॉग्स, उन्हीं के फिल्म्स, ये सब चीज़ें होती थी मेरे साथ, ये हो रहा था लगातार। और आप यकीन मानिए कि जब मैं बहुत छोटा था, शायद मैं फर्स्ट या सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास में, तब से मैं मूवीज़ मैगजीन सारी पढ़ता हूँ। जी। फिल्म फेयर हो या स्टार डस्ट आती थी, उन दोनों मैगजीन्स सब मेरे घर में आती थी और मैं उसमें सिर्फ वही पढ़ता था जो बच्चन साहब के बारे में आ रहा है। केवल मुझे और दुनिया से मतलब नहीं था, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था हमें बहुत इंतज़ार करना पड़ता था। बच्चन साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, चूजी भी रहे हैं। साल में एक फिल्म आती थी बच्चन साहब की, जबकि मैं देखता था हर महीने 4 फिल्म तो मिथुन चक्रवर्ती की आ गई हैं, कभी जितेंद्र, कभी धर्मेंद्र, कभी गोविंदा, लेकिन वो फिल्में कहीं मेरे पर असर नहीं डालती थी। हम पूरे साल वेट करें कि आखिरी रास्ता आई थी, वही फिल्म रिपीट करते थे, उसी के बारे में पढ़ रहे, कोई और आया तो हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया। उसके थोड़े समय बाद आपको शायद मालूम होगा, पहले एक मैगजीन आया करती थी, स्क्रीन। जी। वो रेगुलर हर फ्राइडे को मेरे पास आती थी। मैं बड़ा तरसता था कि हर फ्राइडे उसमें बच्चन साहब की फिल्म का पोस्टर क्यों नहीं आता। जी। तो फिर मुझे थोड़े दिन बाद ये समझ में आ गया कि भाई क्वालिटी जो है रोज़ नहीं आती, उसको बनाने में वक्त लगता है। जी। तो ईश्वर भी अगर कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है, उसको तराशने में उसको वक्त लगता है, कि सदियां लग गई उसको एक अमिताभ बच्चन बनाने में। उसके बाद दूसरा अमिताभ बच्चन भी पैदा नहीं हुआ और ना होगा, ना हुआ था। तो मेरा ऐसा मानना है, तो उसमें वक्त लगता है क्वालिटी को लेके आने में। तो ये चीज़ मैंने महसूस करी और उसके बाद जब मैं मूवीज़ देखने लगा सिनेमा हॉल में, मैं अधिकतर मूवीज़ मैंने अकेले देखी हैं। जी। फैमिली या फ्रेंड्स के साथ नहीं गए? नहीं, मेरा एक रीज़न ये था, अगर बच्चन साहब की फिल्म है तो मैं अकेले देखूंगा, और लोगों की फिल्म है तो मैं सबके साथ। तो फ्रेंड्स कोई कारण रहा? कारण था जी। क्यों, बड़े ध्यान से देखता था। उनकी जितनी भी फिल्म थी, वो जितने डायलॉग्स बोलते थे, मैं एक बार देखने के बाद सेकंड टाइम जब जाता था सिनेमा हॉल में, वो डायलॉग्स में साथ साथ रिपीट कर रहा होता था। तो मेरे पड़ोसी लोग मुझसे परेशान हो जाते थे कि यार डिस्टर्ब मत करो, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी। तो एक फिल्म आई थी खुदा गवाह जी, और फिल्म चल रही, चलते 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 इंटरवल के बाद एक सीन आता है, तो बच्चन साहब बोलते हैं मेरा बेटी मेहदी। अब मैंने भी बोला मेरा बेटी मेहदी। तो मेरी पड़ोस में एक लेडी सुनते सुनते मुझसे परेशान हो गई कि जी प्लीज़ अब आप चुप हो जाओ, जी बहुत हो गया, आपने पूरी फिल्म साथ साथ बोली है। अच्छा। तो ये स्थिति थी कि मुझे सारी चीज़ें उनकी याद होती जाती थी। आप मुझसे पूछिए कि बच्चन साहब की कौन सी फिल्म कौन से वर्ष में आई थी, मैं आपको बताऊंगा इस वर्ष में आई थी। आप पूछिए उसमें डायरेक्टर कौन थे या प्रोड्यूसर कौन थे, मैं सारे नाम बताऊंगा। एक एक चीज़ आपको मतलब तो लगभग मुझे सारी चीज़ें याद हैं। तो ये तपस्या बहुत सालों की है, ये एक वर्ष की नहीं है, ये साथ साथ चलती जा रही थी। मैंने भी रियलाइज़ नहीं किया था ये क्या हो रहा है जी, लेकिन करते करते मैंने एक दिन देखा ये तो बहुत बड़ी बात है। ये होती गई होती गई होती गई। ये ऐसा नहीं था, कोई कोर्स नहीं था जिसको मैं किताबों में पढ़ता था, लेकिन वो स्थिति आ गई कि मैं किताब लिख सकता हूँ। अच्छा जी। तो ये है कि
आज बच्चन साहब के ऊपर कहीं कोई सवाल हो तो मेरा तो ऐसा भी मानना है कि मैं बच्चन साहब के बारे में उनसे ज़्यादा बता सकता हूँ, और ये बात मैं उनको बोली भी है जी। तो और ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ। वैसे भी आप हमेशा कहते हैं कि वो अमित जी अपने आप में एक विद्यालय है, यूनिवर्सिटी को जितना पढ़ो उतना कम है। बिल्कुल, आप उनकी इंग्लिश की बात करें, आप उनकी हिंदी की बात करें, आप उनकी प्रेजेंटेशन की बात करें, वो ज्ञान का भंडार हैं जी। और वो जिस प्रकार से बात करते हैं वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। यदि आपने उनको काम करते हुए देख लिया पवन जी, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आप स्तब्ध रह जाएंगे और आपकी आंखों में आंसू नहीं आए जी। तो आप मुझे बताइएगा। इतनी मेहनत और इस उम्र में भी इतना ज़्यादा डेडिकेटेड अपने काम के लिए होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी। उनके अंदर एक एनर्जी है, मतलब स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने जैसा वो होता है। सदी के महानायक होने के बावजूद भी वो बड़े पोलाइट, बड़े शांत और बहुत शांत हैं, बहुत डाउन टू अर्थ है जी। मुझे कई बार एक चीज़ फील होती है जो मैं अचंबा भी करता हूँ जी, जो मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर वो मुझे दूर से नमस्ते कर देंगे तो मैं तो उसमें बहुत खुश हो जाऊंगा, बस मेरे लिए उतना काफ़ी है। मेरे लिए तो बहुत था वो, लेकिन वो पास बुलाना, मतलब कई 100 लोगों की भीड़ के अंदर वो देख के जब बुला लेते हैं, जो मुझे पहचान लेते हैं, तो मेरे लिए तो उपलब्धि है। लेकिन उसके बाद वक्त देना और बात करना तो ये कोई आम इंसान नहीं करेगा। यहाँ तो जो होती है ना, नशा जो होता है आपको अपनी सफलता का बहुत जल्दी चढ़ता है। अच्छा, ए फॉर अमिताभ और विनय चौधरी, तो कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है? कौन ज़्यादा पॉपुलर है या अच्छा लगता है? हाँ, देखिए, जिस चीज़ में बच्चन साहब का नाम जुड़ जाएगा जी तो हमेशा ज़्यादा अच्छी होगी। तो ए फॉर अमिताभ, अमित जी खुद आगे उसमें मौजूद हैं। जी जी। अच्छा, मेरी जो पहचान बन गया, जिससे मुझे पहचान मिली, वो ए फॉर अमिताभ, तो निश्चित तौर पे तो वही पसंद होगा। अब मुझसे कोई पूछेगा कि भगवान आ जाएं या बच्चन साहब आ जाएं जी, तो किसके पहले पैर छूओगे? जी, बड़ा कठिन सवाल है, लेकिन मैं आंख बंद करके कह सकता हूँ बच्चन साहब के पैर छूँगा। अरे वाह, बहुत खूब। विनीत जी, एक सवाल और। एक मायापुरी मैगजीन आती थी और लोग बड़े चाव से पढ़ते थे उसको, उसका वेट करते थे, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैंने भी वो मैगजीन पढ़ी है। मैंने तो बोला सारी मैगजीन्स, चाहे वो सुषमा हो, चाहे फिल्म फेयर थी और फिल्मी कलियां तक, मतलब कलियां हो या पहाड़ हो, मैंने बच्चन साहब को लेके हर फिल्मी किताब पढ़ी है। और सुषमा भी, ये अपना मायापुरी भी खूब पढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही पॉपुलर थी अपने समय में। वो एक दौर था, वो सुनहरा दौर था इंडियन सिनेमा का, जब लोगों को सिनेमा की से जुड़ी सभी चीज़ों का इंतज़ार होता था जी। आज मार्केट में जाइए, कोई किताब बिकती नहीं है। ये एक अजीब सा दौर आ गया। इसका कारण शायद ये मानता हूँ मैं, जब इतने बड़े स्टार, इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े सुपरस्टार नहीं हैं तो वो दौर भी नहीं है आज। वो दौर था जब हम बचपन में निकलते थे तो एक अजीब सी बात थी, हम जहाँ जाएं हेयर स्टाइल भी सारे बच्चन साहब जैसे हैं, कपड़े पहनने का तरीका भी वही है। और अब के दौर में तो मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आती है। ये दीवानगी जो थी ना सिनेमा के प्रति, वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। और ये देख के मुझे दुख भी होता, बहुत पीड़ा होती है कि इसकी कल्पना हमने कभी की नहीं थी। स्टेज का बच्चन के नाम से आपको लोग पुकारते हैं, जानते हैं, कैसा लगता है आपको ये सुनकर कि आप स्टेज का बच्चन? विनीत जी, स्टेज का बच्चन जी, कैसा लगता बच्चन साहब के मुंह से निकलता है तो बहुत अच्छा लगता है। फिर लोगों तक ये बात पहुंची तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि जिस आदमी से आप जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जो आपके लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, जिसका प्रभाव आपके जीवन के ऊपर सबसे ज़्यादा है, कहीं ना कहीं उसका नाम जब मिला, आंशिक तौर पे मिला, कैसे भी मिला, तो एक सुकून देने वाला होता है जी। तो उसके लिए मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है और अच्छा लगना भी चाहिए कि उससे एक अलग पहचान बनी है। क्या स्टार्टिंग के दिनों में कभी किसी ने आपको ये नहीं कहा कि पागलपन है, आप कहाँ? हाँ, देखिए, ये पागलपन तो पब्लिक ने अरस्तु को भी कहा था कि ये बेवकूफ़ है जी, लेकिन वो सबसे बड़े फिलोसफर, पॉलिटिकल फिलोसफर आज माने जाते हैं जी। महात्मा गांधी के लिए बोला था, लेकिन पूरी दुनिया जानते हैं कि महात्मा गांधी को आज सभी कंट्रीज में सबसे ज़्यादा पूजा जाता है और माना जाता है जी। और महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, वो कुछ इस तरह से थी कि सबसे पहले लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपसे बहस करेंगे, ये स्टेजेस हैं जी, आपसे लड़ेंगे भी, लेकिन वो हर मोड़ पर जब हारेंगे तो आपकी जीत है, फिर कोई आपका मतलब रोकने वाला कोई नहीं है। हर हार के बाद हर स्टेज से आपको निकलना होगा और ये सभी के लिए हुआ है। वो खुद बच्चन साहब के लिए भी हुआ होगा।
अब आज के दौर में कोई भी कहा जाता है कि जब वो फिल्म अभिनेता बनने बॉम्बे गए थे तो उनको काफ़ी चीज़ें सहनी पड़ी और वापस भी आने को तैयार थे। वो बिल्कुल वापस आने को तैयार थे, फिर एक मौका मिला उन्हें। तो क्या था वो, क्या थोड़ा जानना चाहेंगे? देखिए, एक बुरा दौर था वो, लेकिन बहुत बड़े बड़े जब इतिहास बनते हैं ना, उससे पहले ये घटनाएं कुछ वर्ष होती हैं। अब 50 साल से भी लंबा कैरियर जी, 1969 में वो कैरियर शुरू हुआ था और आज हम 2025 में बच्चन साहब को लेके बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज 50 साल या उससे ज़्यादा लंबा कैरियर किसी भी फिल्मी कलाकार का रहा तो होगा, लेकिन टॉप पर रहना और एक शहंशाह चीज़ को बरकरार रखना वो बहुत बड़ी बात है जी। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत, बहुत बड़ी बात है, इतना लंबा कैरियर होना। तो मेरा ऐसा मानना है, और आप भी इस बात को, हम तभी इस बात के ऊपर बात कर रहे हैं जी कि इसमें कहीं ना कहीं तो कोई बात है जी, क्योंकि बहुत से कलाकार आए चले गए, छुप गए, तो पर बच्चन साहब हैं। 200 से ज़्यादा फिल्में करना बहुत बड़ी बात है। 200 से ज़्यादा फिल्मों के बाद पूरी दुनिया ने उनको फॉलो किया है, बहुत बड़ी बात है। हम ट्विटर पे जाएं या कहीं जाएं, उनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स एक इंडियन के तौर पर हैं। और विश्व में कोई भी फिल्मी कलाकार या टेनिस स्टार या क्रिकेटर या कोई भी पॉलिटिशियंस जी, किसी की भी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है आज की डेट में जितनी बच्चन साहब की है, अमित जी की है। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। और मुझे तो ऐसा लगता है शायद बच्चन साहब को भी नहीं मालूम था कि इस मुकाम तक पहुंचने को मिलेगा। 12 फिल्में लगातार फ्लॉप होती हैं जी। 12 फिल्मों के बाद फिल्म जंजीर मिलने के पीछे भी एक कहानी है जी, जानना चाहेंगे। तो ये कह देना कि जंजीर फिल्म भी इतनी आसानी से बन गई, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। प्रकाश मेहरा की जिंदगी की पहली फिल्म थी जो कि खुद प्रोड्यूस करने वाले थे। डायरेक्टर तो पहले एक सफल डायरेक्टर के तौर पे खुद को स्थापित कर चुके थे, लेकिन ये फर्स्ट फिल्म थी। और वो अपनी फिल्म को लेके कुछ एक्टर्स के पास गए भी जी, और उन्होंने फिल्म रिजेक्ट कर दी। अब बड़ा कठिन था, क्या करूं। तो तब एक रोज़ जावेद अख्तर साहब ने उनको सुझाया कि आप महमूद की फिल्म देख के आइए, बॉम्बे टू गोवा। उसमें एक नया लड़का है भाई, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, आप उसको देखिए एक बार। और उसके बाद स्टैंप लगा दी प्राण साहब ने। प्राण साहब ने बोला मैंने फिल्म देखी है बॉम्बे टू गोवा, भाई उस लड़के का काम बहुत ही शानदार है, आप ज़रूर देखिए। तो वो देखने बातें सुनने के बाद प्रकाश मेहरा जी ने फिल्म देखी जंजीर जी, और जंजीर सॉरी बॉम्बे टू गोवा, और बॉम्बे टू गोवा देखने के बाद जो कुछ हुआ वो इतिहास है अपने आप में जी। फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई, पत्थर साबित हुई फिल्म, मील का सब पत्थर साबित हुई। इसके बीच की एक और बात भी आपको बता दूं जी, इससे पहले की लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही थी। बच्चन साहब ने उन्हीं दिनों एक फिल्म कर रहे थे ओपी रहलन साहब की, वो एक बहुत बड़े अपने टाइम में प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। वो फिल्म कर रहे थे बंधे हाथ। तो मैं सच्चाई बताऊं तो खुद बच्चन साहब को भी जंजीर फिल्म से इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी जितनी की उम्मीद उनको बंधे हाथ से थी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था जी। तो उनको ज़्यादा लग रहा था कि बड़ी फिल्म है और उनको एक डबल रोल करने को मिल रहा था जी। तो वो फिल्म वो कर रहे थे, उनकी उम्मीदें तो उस पर टिक हुई थी। लेकिन हुआ क्या, शूटिंग जब चल रही थी जंजीर की, उसी दौरान वो फिल्म रिलीज होती है और वो फिल्म फ्लॉप हो गई। तो उनको सबसे ज़्यादा उम्मीद थी जी। और सारे सपने वहीं के वहीं धराशायी हो गए। हाँ, अब क्या करें, टूटता है बिल्कुल। 104 बुखार चढ़ गया था बच्चन साहब को जी। सपना सा टूटना, हाँ सपना टूटना, क्योंकि जंजीर से उम्मीद नहीं थी, वो उम्मीद थी उनको बंधे हाथ से। और उसका फ्लॉप होना, और वो फ्लॉप होना उनके लिए बहुत भारी रहा। तो हतोत्साहित तो बहुत हुए, लेकिन फिर भी खुद को संभाला, काम आगे किया, इतिहास रचा फिर जंजीर ने। तो वो तो अपने आप में इतिहास है, जो हुआ उसके बाद तो बहुत बड़ी बात है। और जंजीर के बाद मैं कहूँगा जो 1975 में उनकी 2 फिल्में आई, फिर तो लगातार उनकी फिल्में अच्छी आती रह गई। मजबूर आई है, ज़मीर आई, सभी फिल्में चल रही थी। पर दीवार फिल्म मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़ी बात है। दीवार जैसी फिल्म का हिंदुस्तान में बनना, जहाँ आज पूरा विश्व उस फिल्म को पढ़ रहा है। हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत बड़े बड़े जो फिल्म इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पर वो फिल्म पढ़ाई जाती है जी। और उस फिल्म के इतने वर्जन्स बने हैं। इंडियन लैंग्वेज में कहूँ तो आपको तेलुगु, तमिल सभी लैंग्वेज में मिलती हैं। इसके अलावा जी जो उसके रीमेक्स हैं आपको फॉरेन लैंग्वेजेस में मिलते हैं, कोरियन में मिलते हैं, दीवार फिल्म के। तो वो बहुत बड़ी बात है। हिंदी वालों ने तो ना जाने कितने रीमेक आज तक बना रहे हैं, वो तो बन ही रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो उनका अभिनय देखने को मिला उस फिल्म में बहुत ज़्यादा मतलब अद्भुत है, सोचने से, कल्पना से परे है वो सब चीज़ें। और उसी फिल्म का एक सीन आता है, आज खुश तो बहुत हो गए तुम।
बहुत ही डिफिकल्ट सीन था, थोड़ा लंबा हो रहा है, आपको बता रहा हूँ उस सीन के बारे में। जी। वो सीन करना किसी भी कलाकार के लिए बहुत आसान नहीं था। जब बच्चन साहब सेट पर पहुँचे तो लगभग सुबह का टाइम था। यश चोपड़ा जी मौजूद थे, क्योंकि वो बड़े डिसिप्लिन एक्टर हैं वो, तो उनको मालूम था ये टाइम पे आएंगे, पूरे यूनिट बैठी हुई थी। लेकिन बच्चन साहब ने यश चोपड़ा जी को कहा कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ जी। तो मैं टाइम लेना चाहता हूँ, कि बहुत बड़ा सीन है। जब उस सीन को पढ़ा, जब समझा उस सीन को, हाँ, क्योंकि उसको बहुत गहराई बड़ा से सीन। उतरना उसके हाँ, अंदर। तो अपने आप को उसके लिए तैयार करने के लिए उन्होंने लगभग 10 घंटे तक अपने आप को एक रूम में बंद रखा। जब 10 घंटे बाद वो रूम से बाहर निकले तो लगभग यूनिट के लोग शाम हो चुकी थी, सो चुके थे। हाँ, कहीं पता नहीं आज क्या होगा या नहीं तो होगा। बाहर निकले तो बोले कि मैं तैयार हूँ, अब शूट शुरू करते हैं। तो तब जाके यश चोपड़ा जी ने कहा करिए आप। लेकिन उन्होंने एक बात बोली कि मैं ये जो सीन करूँगा मैं इसमें रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा। पहले आपको मालूम है कि वो कैमरा जो होते थे, शूट्स होते थे, उसमें बाद में डबिंग की जाती थी जी। तो और आप देखिए थोड़ा उसमें आवाज़ भी डिफरेंट आती है जी। जब उस सीन को आप सुनेंगे। बिल्कुल। पीछे खटखट की कुछ आवाज़ें आ रही हैं जब बोलते हैं आज खुश तो बहुत हो गए तुम। तो उन्होंने जब इतना लंबा सीन एक बार में किया तो पूरी यूनिट हिल गई, और जो तालियां बजी उस टाइम, मतलब कल्पना से परे था वो। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं अगर ये बात आपको बोल भी रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। इतना प्रभावशाली सीन करने के लिए 8 घंटे तक एक आदमी एक कमरे में है, मतलब डेडिकेशन है। ये डेडिकेशन दिखाता है, परफेक्शन दिखाता है। थे उस चीज को 100% देने के लिए। परफेक्शन देखिए 1 शॉट में ओके होता है जी। और एप्रिशिएशन देखिए सभी लोग यूनिट के उठ के तालियां बजाते हैं। तो ये अद्भुत है सारा एक्सपीरियंस अपने आप में। एक समय केबीसी के से पहले उनके जीवन में एक दौर आया जब वो डाउनफॉल पे थे, बड़े परेशान थे। तो आपका अनुभव क्या रहा उस टाइम, क्या महसूस करते थे आप? मैं क्या अनुभव करता था जी, क्या आप मैं कर सको? विनीत चौधरी एक फैन होने के नाते जी, मैं बड़ा परेशान था। वो दौर था कि शायद मैं भी बहुत परेशान था और मुझे बहुत बुरा लग रहा था जी। कई बार आंखों में आंसू होते थे, ये क्या हो रहा है जी। लेकिन दौर बदलते हैं, क्योंकि मेरा एक आदर्श और आज वो एक परेशानी के दौर से गुजर रहा है। परेशानी के दौर से गुजर, एक लंबा दौर था लेकिन वहां भी उन्होंने ओवरकम किया और सेकंड पारी उससे भी बड़ी हो गई। तो और उभर क्या, एक कदम पीछे आए तो लेकिन वो और स्पीड से दौड़े। वो कहते हैं ना शेर जब आगे बढ़ता है तो पहले कुछ कदम पीछे आता है, तो वही साबित हुआ उनके, वही साबित हुआ। तो कुछ कदम पीछे जरूर आए लेकिन उसके बाद जो उन्होंने दौड़ लगाई वो पूरे दुनिया के लिए अविश्वसनीय है। बिल्कुल मिसाल कायम की, मिसाल कायम करी है क्योंकि इतना लंबा कैरियर हो पाना, आप दौड़ सकते हैं और ऐसे लॉसेस से निकल के आना जहाँ आपको एक वक्त बड़े बड़े लोग ये कह रहे थे कि आप खुद को बैंकरप्ट घोषित कर दो, लेकिन उन्होंने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया। बोले नहीं कि मैं अपने नाम की साख को कभी गिरने नहीं दूंगा। तो ये उनका जो जीवन है अपने आप में एक संदेश है, अपने आप में एक अनुभव है और वो सीख देता है कि किसी भी हाल में इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। ना उन्होंने उस टाइम हार मानी जब उनकी 12 फिल्में फ्लॉप हुई थी, ना उस दौर में उन्होंने हार मानी कि जब उनका एक बुरा दौर आया, और चाहे कोई भी दौर रहा उन्होंने अपने आप को दोबारा से तैयार करके खुद को प्रेजेंट किया है। बिल्कुल। तो ये उनका और उससे बेहतर करके दिखाया है। हाँ, हमेशा ऐसे ही किया, हमेशा ही किया। विनीत जी, A4 अमिताभ और विनीत चौधरी कौन ज़्यादा पॉपुलर है? A4 अमिताभ ज़्यादा पॉपुलर होगा क्योंकि बच्चन साहब का नाम जुड़ा हुआ है। उसके बाद उसी से मेरे को पहचान मिली है, तो मैं यही कहूँगा उसकी वजह से मुझे पहचान मिली है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ। बात करें अमित जी की, जी, तो उनका आपके प्रति क्या नज़रिया है? प्रेम है जी, प्रेम है और आशीर्वाद है, मुझे यही दिखता है। वो इतने लोगों की भीड़ में भी अगर मुझे पहचान लेते हैं तो उनका ये आशीर्वाद मेरे को मिला है, तो मैं अपने आप को इसके लिए खुशकिस्मत समझता हूँ। आप उनके लिए एक हर साल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं A4 अमिताभ, उसके बारे में जानना चाहेंगे? मैं उनके लिए नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, मतलब उस नाम मैं से तो उनकी करते हैं। पूजा कर रहा हूँ। आप पूजा करते हैं तो ये उनके सम्मान में कर रहे हैं जी। ये सम्मान है, ये हमारी तरफ से एक उनको वापसी दे रहे हैं कुछ चीज़ों को, तो वो चीज़ है। ये तो ऐसा कुछ अनुभव जी। है। तो क्या है इसकी सारी थोड़ी रूपरेखा? देखिए, उनको सैल्यूट करने के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हमने इसकी शुरुआत की थी जी, और वो बढ़ते 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 वो पेड़ लगाया, पौधा लगाया, वो बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, तो उसको अभी और भी ऊंचाइयों तक पहुंचना है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चन साहब को मेरे सभी कार्यक्रम्स के बारे में नॉलेज होती है। अभी सुनने में आया था कि उन्होंने को पोस्टर पर अपना वो ऐसा करते हैं, कई बार करते हैं जी। ये उनका प्रेम है, विशेष आती रहती है। हाँ जी, उनकी विशेष आती हैं
और हर बार एक नई एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है। जी। तो ये ऊर्जा वहीं से आती है। हमें हर साल कुछ ना कुछ करते हैं उन्हीं को नाम कर लेके। मैं एक शो की बात भी नहीं करता, मैंने ना जाने कितनी फिल्में जो सिनेमा हॉल पे उनकी लगाई हैं, मतलब सिनेमा हॉल बुक कर कर। जी। पीवीआर पे मैंने कई शोज करे हैं उनके। सिलसिला सबसे पहले शोज भी आपके धीरे धीरे काफी बड़े लेवल के होते जा रहे हैं, ऑडियंस बढ़ती जा रही है। हाँ, तो बजट बढ़ता जा रहा है। हाँ, तो जब इतने बड़े कलाकार को पूजा के जाएगा तो ये सब छोटे तो रहेगा। कैसे अपने आप को तैयार करते हैं, कैसे रखते हैं मोटिवेट अपने आप को? बच्चन साहब मोटिवेशन है। जब इतने बड़े कलाकार की आप पूजा करेंगे, इतने बड़े इंसान की आप कांटेक्ट में जब होंगे जी, तो आपको जो ऊर्जा सारी एनर्जी अमित जी से आ रही है। बिल्कुल वहीं से आती है, ये आशीर्वाद है उनका। मैं तो ये कहूँगा, मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी ऐसा कुछ हो पाएगा। विनीत जी, आप कुछ लिख भी रहे हैं अलग हटके, यूनिक सा, तो वो जानना चाहेंगे दर्शक। बच्चन साहब से प्रेरणा मिलती है कि मैं देखता हूँ कि ना जाने वो अनेकों कविताएं भी लिखते हैं, तो मैं ऐसा भी कुछ करता रहता हूँ। बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि जब इतनी बड़ी शख्सियत को आप पूजा करते हैं, जिसकी एक जुनून उनके प्रति जी, तो मैंने धीरे धीरे करके एक चीज़ पाई, आज के दौर से नहीं, पुराने दौर से ही, इंडस्ट्री के अगर 10-15 कलाकार भी मिल जाएं तो एक अमिताभ बच्चन नहीं बना सकते। नहीं बन सकते, नहीं बन सकता। और पहले तो इंडस्ट्री में कहा ही जाता था 1 से 10 तक सिर्फ अमिताभ बच्चन है। वो 10 तक भी गलत बोलते थे, वो गिनती अनगिनत थी, सबका नंबर उनके बाद ही शुरू होता था। वो कहते हैं ना कि जहाँ वो खड़े हो जाते हैं वहाँ से लाइन डायलॉग भी है कि जहाँ से वो डायलॉग है, लेकिन जहाँ खड़े हो जाएंगे उससे भी काफ़ी देर बाद वो लाइन शुरू होती है। मेरा तो ऐसा मानना है। और वो मैं कहता हूँ 10-15 कलाकार, 20 कलाकार भी मिल जाए तो एक अमिताभ बच्चन नहीं बना सकते। लेकिन एक अमिताभ बच्चन खड़ा होकर यदि बोल दे ए फॉर अमिताभ, तो भैया सारे 14 वर्ष के वनवास के लिए चले जाएंगे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अच्छा, कोई दो राय नहीं है। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा काम है। अब देखिए ना, इस उम्र में जब लोग रिटायरमेंट ले रहे होते हैं तब वो एक 11-12 साल के बच्चे बन के आ जाते हैं फिल्म पा में जी। और उसी दौर में उनकी एक फिल्म आती है ब्लैक, जहाँ पे वो एक बिल्कुल अलग अंदाज में आपको दिखते हैं। इतना सीरियस कैरेक्टर था। तो ये कोई आसान काम नहीं है। मैं दीवार फिल्म की बात करता हूँ तो मैं डॉन फिल्म को देखता हूँ, जो हमने एक कमर्शियल सिनेमा को बिल्कुल एक नया एंगल दे दिया। एक ऐसा कलाकार था जो अपने आप में कॉमेडी भी करता था, एक्शन भी कर रहा था, वो हीरोइन के साथ डांस भी करता था, प्रेम भी कर सकता था, तो उसको रोना भी आता था। इतना बड़ा कंप्लीट पैकेज अब तक सिनेमा में देखा नहीं था। सराबी फिल्म में एक अलग, हाँ वो तो है, वो भी इसका एक पार्ट है। अदरवाइज पहले के टाइम में हीरोज जो आते थे, कोई एक्शन हीरो है, कोई रोमांटिक है हो गया, हाँ, रोमांटिक, और कोई आपके सामने आ रहा है तो कोई सीरियस कलाकार थे। लेकिन कंप्लीट पैकेज कोई नहीं था। वो एक ही मिले अमित जी के रूप में, वो कंप्लीट पैकेज बच्चन साहब था। जब उनको लोगों ने जंजीर में देखा, दीवार में देखा, तो एंग्री यंग मैन बन गए वो। लेकिन जब अमर अकबर एंथोनी में देखा तो उनसे बड़ा कॉमेडी करने वाला कोई कलाकार नहीं था जी। इससे पहले अक्सर डांस एक्टर्स नहीं किया करते थे, होता था एक्स्ट्रास डांस। बाद में आए जितेंद्र बच्चन जी ने, बस वो डांसिंग के रूप में उनको जाना गया। वो इतना बड़ा नाम नहीं बन पाए जी। तो इस लेवल पे आके कॉमेडी करना, क्योंकि पहले तो कॉमेडी के लिए एक अलग डिपार्टमेंट था, जहाँ महमूद जी थे, राजेंद्र नाथ थे, ना जाने कितने सारे कलाकार थे जो स्पेशलिस्ट थे कॉमेडी के। लेकिन जब बच्चन साहब नमक हलाल करते हैं या और कोई फिल्म करते हैं तो उसमें कॉमेडी का एक अलग ही स्टाइल दिखता है। अगर एक सीरियसनेस की बात देखें तो उनकी फिल्में इतनी सीरियस हैं, अभिमान देखिए या मिली देखिए, तो आप वो कल्पना नहीं कर सकते। वो फिल्में किसी और तरह से बनी हुई हैं। और आप कोई भी फिल्म उठा के देख लीजिए, ऋषिकेश मुखर्जी की या यश चोपड़ा की, उसमें बच्चन साहब का जो तौर तरीके हैं, जहाँ उनका अभिनय की जो क्षमता है, वो पूरी तरह से पब्लिक के सामने आती है। तो वो एक अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, जैसा कल्पना नहीं की जा सकती है। तो विनीत जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल, कुली फिल्म के दौरान अमित जी को चोट लगी थी, तब आपका क्या अनुभव रहा? क्या महसूस कर रहे थे आप उस टाइम? मैं बहुत छोटा था कुली के टाइम की अगर बात कहूँ, बहुत छोटी क्लास में था। लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय खबर थी, हाँ, राष्ट्रीय खबर थी, पूरी दुनिया में बात फैली हुई थी और सबके घरों में, मैं ऐसा मानता हूँ, डेली बेसिस पे बात होती थी आज उनकी स्थिति क्या है जी। एक अलग से मेडिकल बुलेटिन आता था बच्चन साहब के ऊपर, जो पूरी दुनिया इंतजार करती थी, क्योंकि वो दूरदर्शन का टाइम था, एक ही न्यूज़ आती थी और 9 बजे पूरा देश टीवी के आगे बैठ जाता था कि बच्चन साहब के आज क्या नया अपडेट मिलेगा, तो अपडेट क्या है आज का। लेकिन मैं इसके भीतर की एक बात आपको बताऊंगा, शायद लोगों को नहीं मालूम होगी जी। बच्चन साहब दुनिया में एकमात्र ऐसे आदमी है, इकलौते ऐसे आदमी है, आप इतिहास उठा के देख लेना आज तक का,
जिनको एक वक्त के लिए डॉक्टर ने क्लिनिकली डेथ घोषित कर दिया था। जी। वो 1 मिनट था, वरना ऐसा इंसिडेंट आपको इतिहास में दोबारा ना देखने को मिला है, ना मिलेगा पीछे से। ये एकमात्र ऐसा मौका है जी। और उस 1 मिनट के बाद जी, मतलब आपके जो पीछे मशीन्स लगी थी वो ब्लैंक आ गई थी, बिल्कुल प्लेन हो गई थी और डॉक्टर्स ने डेथ घोषित किया था। जी। वो 2 अक्टूबर का दिन था जब बच्चन साहब को दोबारा होश आ रहा था। वो 1 मिनट का जो मौका था 2 अगस्त का दिन था जी। और 2 अगस्त को बच्चन साहब को दोबारा होश आया था। इसके लिए हम जितने भी उनके फैंस हैं उनको रीबर्थ के तौर पे मनाते हैं उस दिन को। जी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया उस दौर में आप जानते हैं, पूरी दुनिया में, विश्व में कोई ऐसा मंदिर, कोई ऐसा मस्जिद, कोई ऐसा गुरुद्वारा या गिरजा नहीं था जहाँ पे बच्चन साहब की उम्र के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए दुआएं नहीं मांगी जा रही थी। पूरी इंडस्ट्री, बच्चा हो या बूढ़ा, हाँ बिल्कुल, सब प्रार्थना लगे करें। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगाए तांता लगा हुआ था, सारे फिल्म इंडस्ट्री वहाँ खड़ी हुई थी और पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात थी क्या होगा। तो हमने उस दौर को देखा है, उस दौर को जिया है। आप भी शायद उस समय छोटे ज़रूर होंगे लेकिन इस बात को आप भी देख रहे थे जी। तो क्या अनुभव था लोगों का। वो भी दौर था, लोगों के घरों में खाने तक भी नहीं बने थे उस दिन जब ये खबर आई थी। तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा मौका मैंने इतिहास में 2 बार देखा है। एक तो वो दिन था जब बच्चन साहब को वो चोट लगी, वो दिन था 26 जुलाई जी। और 2 अगस्त का दिन था जब उनके पुनर्जन्म हुआ जी। तो वो बहुत बड़ी बात थी। और एक ऐसा मौका 30 अक्टूबर 1984 को था जब इंदिरा जी की डेथ हुई, जब पूरी दुनिया में मुझे लगता है लोगों को घरों में खाना बनाने का मन नहीं हो रहा था, एक शोक पूरी दुनिया में फैला हुआ था। तो ऐसा अनुभव मैंने अपने जीवन में 2 बार किया है, तो ये बहुत बड़ी बात थी। अमित जी ने एक सौदागर फिल्म में कैरेक्टर किया था जिसमें गुड़ बनाने वाला काम था कुछ। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो बिल्कुल उनकी लीक से हट के काम किया था, क्योंकि वो अपने आप को एक एक्शन हीरो के तौर पे दुनिया को जानती थी। वो राजश्री वालों की फिल्म थी, तारा चंद बड़जात्या जी ने वो फिल्म बनाई थी जी। तो उसमें बिल्कुल एक गुड़ बनाने वाले एक व्यक्ति का रोल उन्होंने प्ले किया था। बड़ा ही साधारण सा कैरेक्टर था और मुझे लगता है कि वो ऐसा रोल उन्होंने दोबारा किया भी नहीं। अपने आप में एक बहुत ही अलग सा कैरेक्टर था, अलग सी फिल्म थी। और ऐसा ही एक कैरेक्टर उनका एक फिल्म आती है अलाप, बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है। उस फिल्म की कहानी, उस फिल्म का जो जिस तरह से पेश की गई है बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि वो फिल्म मेरे फेवरेट डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की है जी। आपको अगर मौका मिले उस फिल्म को ज़रूर देखिए। उसमें बच्चन साहब ने जो कैरेक्टर प्ले किया वो बहुत एक अमीर घर के एक मतलब उनके बेटे हैं, उनके पिताजी बहुत बड़े होते हैं लेकिन वो अपना घर छोड़ देते हैं किन्हीं कारणों से, किन्हीं चीज़ों का उनको मन में विरोध होता है जी। और वो एक टांगा वाले बन जाते हैं। तो ये बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही दर्दनाक कहानी है। अंत में, फिल्म के अंत में उनका भी अंत हो जाता है। बहुत ही दर्दनाक कहानी है और बहुत ही अच्छी फिल्म है, देखने वाली फिल्म होगी जी। विनीत जी, आप बात कर रहे थे, अभी हम खुदा गवाह फिल्म को लेकर कर रहे थे, तो अफगानिस्तान में जब शूट हो रहा था तो वहाँ भी एक कुछ अजीब सा घटनाक्रम हुआ था, वो एक बार जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, जब खुदा गवाह फिल्म की शूटिंग अफ़गानिस्तान में होना तय हुआ जी, तो वो अफ़गानिस्तान के लिए बहुत ही कठिन दौर था। पूरा अफ़गानिस्तान आतंकवाद से जूझ रहा था जी। लोग त्रस्त थे। तो क्योंकि ये तय हुआ था कि हमें शूटिंग वहाँ करनी है, परमिशंस मांगी गई थी और बच्चन साहब जो वहाँ के जो सर्वोच्च राष्ट्रनायक थे, उनकी बेटी के भी ये सबसे प्रिय हीरो थे। तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी कि अब ये फिल्म यहाँ पे शूटिंग होनी, अंतर्राष्ट्रीय दोनों जगह इनकी एक साख थी। हाँ जी, तो ये तय हुआ कि ये शूटिंग अफगानिस्तान में होनी, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अफगानिस्तान में शूट हो सकती थी जी। अब क्योंकि वो पूरा देश मिलिटेंसी से जूझ रहा था, आतंकवाद फैला हुआ था, लोग परेशान थे, तो उस टाइम राष्ट्रपति की ओर से एक अपील की गई कि अमिताभ बच्चन जो विश्व के सबसे बड़े कलाकार हैं वो अफगानिस्तान में शूट करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जी, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। और उस दौर में जब वो रिक्वेस्ट हुई है तो आतंकवादियों ने आतंकवाद उस दौर में रोक दिया था, क्योंकि वो खुद बच्चन साहब के भी फैन थे। तो ये तो आतंकवाद पहली और आखिरी घटना मान ली जाए, ऐसी घटना है जहाँ पे एक बहुत बड़े कलाकार के वहाँ मौजूद होने की वजह से आतंकवाद रुक गया।
तो ये घटना बहुत ही ऐतिहासिक है, अद्भुत है। ना हुआ ना होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा हुआ ही नहीं कभी, पहली बार ऐसा हुआ था। वो उनके प्रेम में बंदूक छोड़ दी गई, बंदूक और वो चलाने वालों ने अमित जी के सम्मान में बंदूक में साइड छोड़ दी। तो बहुत बड़ी बात है ये, और शांति कायम रही और शूटिंग शांति कायम रही हुई, बिल्कुल। और मील का पत्थर तो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अनुभव रहा कि इतने बड़े कलाकार हैं, जब हमारे देश में आए हैं, उनके आने से अगर गोलियों की और बमबारी की आवाज़ बंद हुई है तो सारा क्रेडिट अमित जी को जाता है। अमित जी को जाता है, बहुत बड़ी घटना थी। बात करें अमित जी के जीवन में अवार्ड की, क्योंकि भरमार है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इतने अवार्ड मिले हैं कि अब तो गिन पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ अवार्ड्स के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। बच्चन साहब को शायद हिंदुस्तान में तो कोई ऐसा अवार्ड रह नहीं गया जो मिलना बाकी है। पद्म विभूषण तक उनको प्राप्त हो गया जी, ठीक है। फिल्म फेयर अवार्ड तो अनेकों बार मिल चुके हैं जी। राष्ट्रीय सम्मान उनको मिल चुके हैं, मतलब राष्ट्रीय कलाकार के तौर पे उनको कितनी बार ही अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त जो फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है दादा साहब फाल्के सम्मान, वो उन्होंने प्राप्त किया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक ऐसे सम्मान के विषय में बताऊंगा। सम्मान तो उनको अनेकों मिले हैं जी, जो फिल्मी सम्मान है, बिल्कुल अनगिनत है। लेकिन फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है, जैसे कि मैं उसका नाम अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप चेक करेंगे तो वो भी उन्हीं को मिला है। और ये एक सबसे अजीब बात है, शायद उनके देश में उनके वहाँ के कलाकारों को इतना बड़ा सम्मान नहीं मिला जो अमिताभ बच्चन को फ्रांस की हासिल कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप के लिए, और हम सब भारतीयों को इस पर गर्व होना चाहिए। विनीत जी, अब एक रैपिड राउंड, तो आप तैयार हैं? बिल्कुल। बच्चन साहब आज वाले या एंग्री यंग मैन वाले? पक्का एंग्री यंग मैन वाले। पसंदीदा निर्देशक? मेरे दो हैं, ऋषिकेश मुखर्जी और यश चोपड़ा। दिलीप कुमार या देवानंद? पक्का दिलीप कुमार ही होंगे, क्योंकि दिलीप कुमार को तो बच्चन साहब फॉलो कर रहे हैं। पसंदीदा गाना? हाँ, अरे दीवानो मुझे पहचानो, डॉन। पसंदीदा फिल्म? दीवार। जिंदगी में पहला प्यार? अमिताभ बच्चन। बचपन का कोई क्रश? अमिताभ बच्चन ही है। अब हमारे दर्शकों को कोई अपना दिल के करीब वाला डायलॉग सुनाइए। सबसे अच्छा डायलॉग आज भी उसी के मानता हूँ, आज खुश तो बहुत होगे तुम। तो उसके पीछे की स्टोरी जो ट्रिविया है बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं बताया भी आपको। तो वो डायलॉग मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है, हालांकि उनके मुझे सभी डायलॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं जी। तो यही कहूँगा मैं। आप सिंगर हैं तो एक गाना भी सुनना चाहेंगे आपसे, कुछ लाइनें। साज के बिना म्यूज़िक बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है जी, लेकिन मैं कुछ लाइनें आपके लिए ज़रूर गाऊँगा जी। तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी, ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। बहुत खूब, बहुत खूब, धन्यवाद। और आपके A4 अमिताभ कार्यक्रम के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। और मैं आपको भी आमंत्रित करूंगा, आप भी ज़रूर आइए 5 अक्टूबर को। धन्यवाद। और दर्शकों से कहना चाहूँगा, देखते रहिए PNI टॉक।